हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में। आज हम बात करेंगे हिंदू एडिटोरियल 30 जून 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अगर हिंदू एडिटोरियल की बात करें, सिर्फ दो ही न्यूज़ जो है वो आपको आज समझाने के, एक तो ग्रीस के ऊपर और एक इन्फ्लेशन के ऊपर। यही दो न्यूज़ जो है आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत न्यूज़ जो है वो हिंदुत्व वगैरह पे यही सब है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसको कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन के लिए क्या बताया जा रहा है, फूड प्राइस की क्यों इंक्रीज हो रही है। देखिए, स्पायरलिंग फूड प्राइस, पॉलिसी मेकर में मस्ट गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन टू इंश्योर सस्टेनेबली ग्रोथ। क्या बताया जा रहा है, पॉलिसी मेकर्स को इस तरह की इन्फ्लेशन को जो बढ़ रहे हैं जिसके कारण से वो अपनी इन्फ्लेशन इंश्योर करने के लिए जो सस्टेनेबली ग्रोथ के साथ, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ना ठीक है लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ भी जो है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों को देखने के लिए उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को गार्ड भी करना पड़ेगा। किसको, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को, ये नहीं कि ज़्यादा लिमिट तक बढ़ जाए। इन्फ्लेशन बढ़ना ठीक है लेकिन ज़्यादा लिमिट तक मिलना भी दिक्कत है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको गार्ड करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात की जाए इंडियन हाउस होल्ड की, वो अभी भी कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जो कि प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, किन चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ है। अभी जैसे आप मार्केट में जाते हो तो टमाटो की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। बहुत सारे शहरों में तो आपके 100 रुपीज़ पर केजी से भी ऊपर चल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इन्फ्लेशन इन्हीं के कारण तो होता है, प्राइस के कारण। प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन ही हो रही है। क्यों, क्योंकि एक चीज़ तो, अगर टमाटो की सप्लाई अगर ठीक तरीके से नहीं होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर रेन सही नहीं होगी तो भी इन्फ्लेशन होगा। और क्या हो सकता है, अगर फार्मर को ठीक दाम में नहीं मिले तो भी क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे अभी इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर आपके और भी जैसे कि फैक्टर है, फसल अगर ख़राब हो जाना। ठीक है, फसल ख़राब हो जाना, तो ये भी सब क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक की सिचुएशन है जिसके कारण से फूड की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है। अगर हम टमाटो की प्राइस की बात करें तो जून 29 में ये 53.59 केजी तक पहुंच गया, जबकि वही मई 29 में ये 24.37 था। जो कि कौन बता रहा है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन ये दिखा रहा है। अगर वहीं पे हम लोग ओनियन और पोटैटो की प्राइस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक महीने में कुछ पॉइंट ऊपर बढ़ा है। जैसे कि 7.5 जो है वो आपकी ओनियन पे बढ़ा है और 4.5 जो है वो आपके पोटैटो में बढ़ा है। ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो हमारी फूड बास्केट है उसमें जो प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन के प्रेशर के चक्कर में अपनी ट्रेजेक्टरी को क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है इन्फ्लेशन के चक्कर में। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग प्राइस बात करें तूर दाल की, ये एक हमारी प्रोटीन सोर्स है डाइट का, तो इसमें भी कंटिन्यूड राइजिंग देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं 7.8% जो है मंथ ऑन मंथ में बढ़ा है, जिसके कारण जो है प्राइस जो हो गई 130.75 हो गई है। मंथ ऑन मंथ का मतलब है हर महीने बढ़ रही है, मंथ ऑन मंथ। यानी कि पिछले अगर मैं 29 या 30 की बात करूँ, 30 जून की कंपेरिजन अगर 30 मई से करूँ तो ये क्या हो गया, आपके मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन हो गया। ठीक है, जबकि ये कल की डाटा है कि हिसाब से छपा हुआ है तो इसलिए 29 जून लिखा हुआ है। अगर बात करें ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डाटा की, तो ये कहीं ना कहीं रिलीज़ होता है हर मंथ में। ठीक है, शुरुआत में ही रिलीज़ होता है। इसमें भी हमारे जो तूर दाल है उसकी प्राइस को कहीं ना कहीं दिखाया गया बढ़ते हुए। ठीक है, और ये कितने बढ़ते हुए दिखाया गया, 128 बेसिस पॉइंट तक ईयर ऑन ईयर पे, यानी कि साल दर साल, यानी कि पिछले साल की कंपैरिजन इस साल में किया जा रहा है। ठीक है, और जो ये 31 मंथ है वो हाई मिला है, यानी कि 6.56% जो है, जो कि 31 मंथ की कंपैरिजन किया गया तो हाई दिखाए। जो गवर्नमेंट है इम्पोज कर रही है स्टॉक्स पे। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक्स लिमिट, जिससे कि उड़द और जो तूर दाल है वो जून 2 तक सिम्स टू हैव सो फार डन लिटिल कूल प्राइस लेंटाइल। जो दालों की प्राइस है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रही है। जो गवर्नमेंट जो अपनी स्टॉक्स रखती है उसको अगर बाहर निकाल दे। देखिए, अगर आपको प्राइस कम करनी है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं।
देखिए, तो क्या बता रहे हैं, अगर गवर्नमेंट अपने पास कुछ स्टॉक्स रखती है, ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ स्टॉक क्या हो रहा है, इतना स्टॉक था, अब स्टॉक क्या हो गया, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अगर सप्लाई कम है तो यानी कि डिमांड जो है ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन आपने कुछ स्टॉक में रख रखे हैं तो इसमें इंक्लूड कर दिए, इंक्लूड कर दोगे तो ये प्राइस हमें क्या दिखेगा, बढ़ा दिखेगा। एक्चुअली में ये उस ईयर का जो है ग्रोथ नहीं है, वो पहले से गवर्नमेंट ने कुछ स्टॉक में रख रखी थी, जिसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, उस स्टॉक्स को निकाल के आपके मार्केट में सप्लाई कर दिया। जब मार्केट में सप्लाई करेगा तो मार्केट में जो है जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस है उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आएगी, ठीक है। यही चीज़ बता रहे हैं, जिसके कारण से देखिए और क्या चीज़ बताया जा रहा है इसमें, टू बी श्योर देयर सीजनली कंपोनेंट टू बी द प्राइस ऑफ फार्मर प्रोड्यूस दे सप्लाई लार्ज डिटर्मिनेंट फैक्टर इंक्लूडिंग, जैसे टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग और प्राइस प्रिवलिंग जो है मंडीज़ में जो फार्मर ट्रांसपोर्ट करते हैं जो क्रॉप को कहाँ पे, मार्केट की तरफ, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर होती है कि हार्वेस्टिंग किस तरह से हो रही है, आप जो फार्मर जो है ट्रांसपोर्ट किस तरह से कर रहा है, वो भी सारे फैक्टर जुड़ के आते हैं। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो टोमेटो ग्रोवर जो है रूरल एरिया में, जो महाराष्ट्र में, उन्होंने कहीं ना कहीं डंप कर दिए थे बहुत बड़े अमाउंट में, किसको, टोमेटो को। क्यों, क्योंकि उनको ठीक तरह की प्राइस ही नहीं मिल पा रही थी, जो इनको प्राइस चाहिए अनरिमेटेटिव प्राइस के वजह से इन्होंने क्या किए थे, ट्रैक्टर के नीचे बहुत सारे टमाटर को कुचल दिए थे, जिससे कि टमाटर की सप्लाई जो है वो क्या होगी, और कम होगी। और टमाटो की सप्लाई कम होगी तो क्या होगी, इन्फ्लेशन तो होगी। इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आपके सप्लाई। तो क्या कह रहा है, हाउएवर प्राइस जो है वो फूड आइटम पे बढ़ तो रहा है, जैसे टमाटो में अभी सब्सटेंशियल हायर देखा जा रहा है, ठीक है। मॉडल डेली वेटेज ऑफ एवरेज अराइव एट द प्राइस मंडी पर गवर्नमेंट एग मार्केट वेबसाइट, टमाटो प्राइस ऑलमोस्ट ट्रिपल दिखाया गया है। जो एग मार्क है, जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एग मार्केट, उसमें जो टमाटो की प्राइस है वो कहीं ना कहीं 3 गुना दिखाया गया है, जो कि कितना है, 5,579 क्विंटल जून 29 में देखा गया है। जिसमें डाटा शो क्या करता है, 35% जो है तूर दाल में भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, और 19% जो है वो जो है धान वगैरह में भी या राइस वगैरह में भी इंक्रीज हुआ है। अगर मानसून रेन की बात करें 13% की कमी आई है, तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनता है, मानसून एक फैक्टर बनता है। दूसरी क्या बताया जा रहा है, पूरल डिस्ट्रीब्यूशन इन कमिंग मंथ्स क्लाउडेड अनसर्टेनिटी, एल नीनो की वजह से, यानी कि जो मौसम है, जो आपका मौसम आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से हो नहीं पाया। रिट्रीट मानसून और अपसेट मानसून जो है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाया, जो कि एल नीनो के इफेक्ट से, ठीक है, जिसके कारण से अनसर्टेनिटी जो है ज़्यादा पैदा हुई। अगर बात कीजिए इनकी जो रियल रिस्क है फूड प्राइस की, वो रिटेल इन्फ्लेशन को ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ा देती है, जिससे पॉलिसी मेकर को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इस पर फोकस लानी चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन को ठीक किया जा सकते हैं। और आरबीआई की जो इकोनॉमिक नोट्स है उसको कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, इसके पाथ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सस्टेनेबली ग्रोथ जो है वो अपने प्राइस स्टेबिलिटी को ला सके, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रीक रिकवरी। इसमें ग्रीक की पॉलिटिकल चीज़ों को दिखाया है, ठीक है, मतलब ग्रीक की इलेक्शन वगैरह जो है उस तरह से। देखिए क्या बताया जा रहा है, मिस्टोकिया मिसोताकिस मेड द बेस्ट ऑफ द बैड टाइम टू इमर्ज स्ट्रॉन्ग इन ग्रीस। क्या बताया जा रहा है, एक स्कैंडल जो है वो सामने आया है, जिसमें कि अपोजिशन पॉलिटिकल मिलिट्री फिगर्स और जर्नलिस्ट और को दिखाया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्रेशर में है। अगर बात की जाए जो पिछले फरवरी के टाइम पे, तो 57 लोगों की क्या हुई थी, ट्रेन क्रैश में जान चली गई थी, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसमें मास प्रोटेस्टर थे। अगर बात की जाए 200 से ज़्यादा जो माइग्रेंट है वो कहीं ना कहीं कोस्ट एरिया में जो बोट है उसके डूबने के कारण से, उस ट्रेजेडी के कारण से डेथ हो गए थे। लेकिन ये सब जस्ट किससे पहले हुआ था, इलेक्शन से पहले। लेकिन इसने कुछ भी इलेक्शन पे कोई प्रभाव जो है वो नहीं डाला, इलेक्शन से पहले हुआ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो मित्सो ताकिया है वो भी कहीं ना कहीं 50 ईयर के ओल्ड के हैं, कंजर्वेटिव लीडर है, उन्होंने फिर से उस विक्ट्री को पा लिया, यानी कि जून 25 को पार्लियामेंट्री इलेक्शन से उन्होंने फिर उस विक्ट्री को पा लिया।
ये सेकंड इलेक्शन जो है, दिस वाज द सेकंड इलेक्शन इन ग्रीस। ग्रीस में सेकंड इलेक्शन है जो 2 महीने से कम में भी हो रही है। अगर इन मई की बात की जाए तो जो नई डेमोक्रेसी जो इमर्ज होके आई है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाने में ही रुक गई। ठीक है, अगर सेकंड वोट में बात की जाए, डिफरेंट इलेक्ट्रोल सिस्टम आया था। ठीक है, अंडर ए डिफरेंट इलेक्ट्रोल सिस्टम मित्सोकासिया मित्सोताकीस जो पार्टी है उन्होंने कि न कि वोन किए थे 40.55% के वोट से, जिसको 158 सीटें जो है मिली है 300 मेंबर में से, पार्लियामेंट्री मेंबर में से। जबकि अपोजिशन पार्टी सिरिजा जो सिक्योर करती है 18% की वोट को, ठीक है, जो कि 48 सीट्स को कवर कर रही है। अगर सेंट्रल लेफ्ट पास्को की बात करें, जो डोमिनेट ग्रीक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने 12% यानी कि 32 सीटों को जीता है। जबकि नई जो फार राइट स्पार्टन्स जो पार्टी है, जिसमें कि एक जो इम्प्रिजन मतलब जो जेल में है लीडर, वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इलियास कासी डायरीज। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जब सपोर्ट किए तो इसकी एंट्री जो होगी 4.6% जो है इन्होंने वोट जो है गेन किया। अगर मित्सोताकिया की बात करें, जो पावर में कब आए थे 2019 में, इन्होंने कहीं ना कहीं कैंपेन को फोकस किया था अपनी पॉलिसी को, जिसका एम था कि रिकवरी करना इकोनॉमिक्स को, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक को हैंडल करना था, और कॉस्ट लिविंग जो क्राइसिस है यूरोप में उसको भी कहीं ना कहीं देखना था। अगर ग्रीस की इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें, वो अभी भी कहीं ना कहीं चली रही है, कहानी की तरह चली रही है। और अगर बात करें डिप्रेशन और एक्यूट डेब्ट क्राइसिस की जो 2010 में आया था, उसको कंट्री ने कहीं ना कहीं यूरो जोन से बाहर रखने के कगार पे आ गए थे। अगर ग्रीस की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल ग्रोथ दिख रही है अभी के टाइम पे, और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो जिसके कारण, और किसके कारण से हुआ, यू के फंड के कारण से, जो यूरोपियन यूनियन ने फंड रिलीज़ किया था, उनके कारण से इनकी जो हालत है, डिप्रेशन से थोड़ी सी राहत मिली, और डिप्रेशन से थोड़ी सी राहत मिली, और जिससे जो क्राइसिस है उसको भी टैकल करने में हेल्प मिली। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, जिसके कारण से जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको कहीं ना कहीं पॉसिबल कर सकें। अगर बात करें इसके क्रेडिट की, जो दोबारा से रीगेन हुई इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, जीडीपी जो है वो हायर ग्रोथ रेट पे स्टिल 20% ऑफ स्मॉलर देन 2008। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल और डेप्ट क्राइसिस की बात करें, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिगेस्ट अचीवमेंट एंड प्रोमिसिंग थी, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ला सकता था। इसको कहीं ना कहीं हार्ड लाइन इमिग्रेंट पॉलिसी के साथ इन्होंने क्या किया, ब्लेंड किया, जो कि क्या कर रहे थे, असाइलम मांग रहे थे कि वो टर्की में आकर रहें और वहाँ पे बात करें। लेकिन ग्रीक के जो कोस्टल गार्ड थे उनको कहीं ना कहीं ब्लेम किया गया कि उन्होंने इस बोट ट्रेजिडी को क्यों एवर्ट नहीं किया। ठीक है, जो ये बोट ट्रेजिडी हुआ था, एंड और कुछ ऐसे टफ फॉरेन पॉलिसी को भी टेंशन में बना दिया, जिससे टर्की जो है एजियन सी में सबसे ज़्यादा टेंशन में रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव नेशनलिज्म जो है उन्होंने हेल्प हिम इमर्ज ग्रीक को, जिससे कि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन के आया, कब से, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बता रहा है कि उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करना चाहिए, असाइलम सीकर को इम्प्रूव करना चाहिए, और अपनी जियो पोलिटिकल टेंशन है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है टर्की में बताया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की 2 ही एडिटोरियल थी। आई होप कि आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। तो अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।